उत्तरकाशी के धराली और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जिस तरह से आसमान से मौत बरसी है, उसने सबको खौफजदा कर दिया है। साथ ही यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों बार बार पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, आखिर क्यों पहाड़ दरक रहे हैं। क्या यह किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं? क्या आने वाला समय पहाड़ों के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है? क्या पहाड़ों में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने विकास के नाम पर पहाड़ से लगातार छेड़छाड़ किया है, पहाड़ को काटा जा रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है और यही विनाश का प्रमुख कारण बन रहा है। क्योंकि जिस तरह से धराली और किश्तवाड़ में लोगों ने जान गंवाई, वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज इन्हीं सब सवालों पर बड़ी बहस करेंगे। एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से उत्तरकाशी के धराली तक तबाही का मंजर नजर आ रहा है। धराली में जहां बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं किश्तवाड़ का मंजर लोगों को खौफजदा कर रहा है। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। अब तक यहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 100 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चसोटी गांव में 14 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे बादल फटा और कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचेल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन में चसोटी गांव पहुंचे थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहां श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई और सामान देखते ही देखते बाढ़ की पानी में बह गए। जो वहां से खबरें आ रही हैं लगातार कल से, कई सारे लोग जख्मी, 60 के आसपास कंफर्म्ड जो डेड बॉडीज हमें मिली हैं और लापता लोगों की अभी सही तादाद जो है वो उसको हम फिलहाल असेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है और क्यों हुआ इसके पीछे भी अब हमें ये जब रेस्क्यू और रिलीफ का काम खत्म होगा तो इस पे भी हमें इंक्वायर करना होगा। आसमानी आफत के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई दूसरी एजेंसियां भी राहत के काम में जुटी हैं। चश्मदीदों के मुताबिक मलबे में कई शव खून से सने थे, फेफड़ों में कीचड़ भर गया था, टूटी पसलियां और अंग बिखरे पड़े थे। इससे पहले उत्तरकाशी में भी ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला था। देखते ही देखते पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। पिछले कई दिनों से यहाँ भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पहाड़ों पर क्यों इस तरह से लगातार बादल फट रहे हैं, क्यों लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में 1.5 गुना से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। ज्यादातर घटनाएं मानसून की बारिश के दौरान ही होती है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इस तरह के आपदा को कैसे रोका जा सकता है। कुदरत के क्रोध से बचने के क्या उपाय हैं? क्या इंसान की गलती जिंदगी पर भारी पड़ रही है? जिस तरह से विकास के नाम पर पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, क्या अब ये और गंभीर हो चुका है? यही वजह है कि इस तरह के हादसों में लगातार बढ़ोतरी है। क्या ये किसी बड़े हादसे का अलार्म है? क्या आने वाले समय में पहाड़ों पर बड़ी विनाश लीला देखने को मिल सकती है? करेंगे इन्हीं सब सवालों के साथ आज एक बड़ी बहस और जानेंगे विशेषज्ञों से इसका समाधान। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जो तस्वीर किश्तवाड़ से सामने आई उसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों हो रहा है ये और क्यों और किस वजह से हो रहा है। हम कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर पहाड़ों पर ऐसा
कहर क्यों बरप रहा है, क्यों पहाड़ों पर बादल इतनी तेजी से फट रहे हैं। देखिए किश्तवाड़ में जो हुआ, तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त किश्तवाड़ में चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पहले दिन से शुरू हुआ, तीसरा दिन है। अब तक 53 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है आंकड़ा इससे भी ज्यादा है, लेकिन पुष्टि जो हुई वो आपको बता रहे हैं। 65 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। ये हम दोनों बात बता रहे हैं आपको। जो पुष्टि हुई, जो आंकड़े, लगभग 250 से ज्यादा लोग लापता है। 3 दिन हो गए हैं, कहां हैं ये लोग? सबसे बड़ा सवाल यही है। प्रभावितों से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मिलने भी पहुंचे, तमाम लोगों से बातचीत की और गहरी चिंता भी जताई। वहीं परिजनों, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। जो लोग मरे हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा उनके परिवारों को। घायलों को 1-1 लाख की मदद मिलेगी ताकि बेहतर इलाज बेहतर तरीके से हो सके। कम घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे बेहतर इलाज के लिए। और ये तमाम चीजें आप समझिए, ये तमाम चीजें व्यवस्थाओं को करने में क्या लग रहा है। और चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि बादल आखिर क्यों फटते हैं। ओरोग्राफिक लिफ्ट, आप समझिए इस बात को, क्यों फट रहे हैं बादल। मानसूनी हवाएं बंगाल की सीमा से उठती हैं, पहाड़ों के बीच आती हैं और खाड़ी और अरब सागर, जी हाँ, खाड़ी और अरब सागर के बीच होती है। नमी वाली मानसूनी हवाएं हिमालय के पहाड़ों से टकराती हैं। नमी बहुत ज्यादा होती है इनमें। आप समझिए क्या रीजन है। पहाड़ों से टकराकर हवाएं ऊपर उठती हैं और बादल बन जाती हैं। बादल का स्वरूप ले लेती हैं ये और बिल्कुल नीचे से ऊपर जाते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं। पहले पहाड़ों की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिलती है। पहाड़ों से घिरे होते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से, और ये पहाड़ों के बीच में घिर जाते हैं। नमी की वजह से बादलों में पानी की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है और इसके बाद ये बादल जो है वो ब्लास्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं और पूरा पानी जो है, तापमान, जो नमी जो है, वो तापमान की नमी, ज्यादा तापमान की वजह से हवा ज्यादा नमी सोखती है और यही वजह है कि एक के बाद वो पूरा पानी वहां इकट्ठा होता है। हवा ज्यादा नमी लेकर चलती है जिससे बादल ज्यादा पानी इकट्ठा कर लेते हैं। जितनी कैपेसिटी है बादल की उसके हिसाब से नमी आसपास की वो सोखती है। गर्म हवा ठंडी हवा के बीच बढ़ते अंतर से तेज बारिश और बादल फटने की घटना होती है। यह वैज्ञानिक कारण हम आपको बता रहे कि आखिर बादल क्यों फटते हैं, क्या वजह रहती है, क्यों, क्या किस वजह से बादल जो है वहां से पहाड़ों वाले इलाकों में ज्यादा फटते हैं। क्या वजह रहती है कि बादल वहां से हट नहीं पाते हैं, क्योंकि पहाड़ है सब तरफ और पहाड़ की वजह से ये सब कुछ होता है। और देखिए सवाल भी हैं, कई सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। भारत एक्सप्रेस के सवाल, क्या धराली से लेकर किश्तवाड़ किसी बड़े घटना का संकेत है? क्या विकास के नाम पर पहाड़ों को काटना भारी पड़ रहा है? क्या पेड़ों के अंधाधुंध कटाई तबाही की वजह बन रही है? क्या इस तरह की तबाही किसी बड़े हादसे कलार में संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आने वाले समय में बड़ी विनाश लीला देखने को मिल सकती है? ये तमाम सवाल हैं, गंभीरता से सोचना होगा। उत्तराखंड, हिमाचल में 1.5 गुना से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं और यही है खतरे का बड़ा संकेत है। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, भारत एक्सप्रेस से सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्या यह किसी बड़े खतरे की निशानी है? क्या हम विकास के नाम पर जो पेड़ों के अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं या फिर जो दूसरी चीजें कर रहे हैं, क्या उसका ये नतीजा है? यही वो सवाल है जिनका जवाब भी हम ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि आखिर इनका जवाब भी हमें मिले। तो जिस तरह से धराली के बाद किश्तवाड़ में बादल फटा है और लोगों की जानें गई हैं, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर हम विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं, क्या प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसी पर हम एक बड़ी बहस भी करने वाले और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है, चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं बादल फटने घटना है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, नवीन भटनागर साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं एनडीआरएफ के, आनंद आर्या हैं, मौसम के जानकार हैं, प्रोफेसर अनिल गुप्ता है, प्रमुख आईसीआरएस आईआईटी रुड़की, डॉक्टर ए.के. बियानी है, जियोलॉजिस्ट, विकास अब्रोल हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़ रहे हैं, वहीं साथ ही अभिषेक भी जुड़ेंगे देहरादून से। लेकिन सबसे पहले मैं आनंद आर्या जी आपके पास आता हूं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों बादल फटने घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि हमारी जो जलवायु प्रणाली है उसमें चेंज ही नहीं हुआ है, वो मेरे हिसाब से ध्वस्त हो चुकी है। जितने पेड़ हम काट चुके हैं जहां नहीं कटने चाहिए थे, और जो आप देख रहे हैं कि जो आपके विजुअल दिखा रहे हैं
कि बिल्कुल नदी के किनारे जहाँ से नाले आ रहे हैं, जहाँ से पानी आता है, आपने वहाँ पे काट-काट के पेड़ आपने घर बना लिए हैं और उन्हीं हिस्सों में आपने पेड़ काट-काट के आपने सड़कें बना ली हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन या जलवायु का ध्वस्त होना। तो सबसे पहला कारण तो ये है और दूसरा कारण ये है कि देखिए ये बादल तो फटेंगे। अब क्योंकि जलवायु प्रणाली आपकी इस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो अब उसकी वजह से हमको एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जब बारिश होगी तो तेज़ बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी और वो एक कॉन्सेंट्रेटेड पीरियड में होगी और जैसे क्लाउड बर्स्ट हमेशा से होते आए हैं और होते रहेंगे, पर अ, अ, इनकी जो इंटेंसिटी है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये अब बढ़ती चली जाएगी। और वो उसका कारण सिंपल है बहुत ही कि आपने जो प्रकृति के नियम हैं, जी। आपने उनको ध्वस्त कर दिया है। अब इनका सॉल्यूशन भी वही है कि जो कारण है वही सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो हमें जो प्रणाली हमने ध्वस्त की है, हमें उसको रिस्टोर करना है। उसकी तरफ वॉर फुटिंग पे हमको काम करना है। नंबर 2, इस पूरे हिल एरिया में उत्तराखंड है, आपका हिमाचल है, किश्तवाड़ जो कि बिल्कुल हिमाचल से लगा हुआ है। ये सारे जो पहाड़ हैं ना, ये बहुत ही जिनको आप जियोलॉजिकल टर्म्स में आप उनको यंग पहाड़ बोलते हैं कि बहुत जवान पहाड़ हैं। और इनके अंदर क्या होता है, जो जियोलॉजिस्ट साहब आपको बताएँगे और डिटेल के अंदर बता सकते हैं कि इनके अंदर भी एक तरह से मॉइस्चर होता है और वो मॉइस्चर आपका निकलने लगता है। और ये समझिए कि जब बादल फटने का मतलब यह है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे अगर आपका बादल फटता है, इसका मतलब है कि 4 इंच के करीब रेन 1 घंटे में होती है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये 25,000 टन का वाटर बॉम्ब आपके ऊपर फटा है। बिल्कुल। और जैसे ही ये फटेगा, और क्योंकि एक तो उनको रोकने वाली जो सबसे बड़े हैं वो हैं पेड़, वो आपने ध्वस्त कर दिए हैं। पेड़ों की क्वांटिटी इतनी कम हो गई है कि अब उनको इस तरह के प्रवाह को रोकना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा यह है कि जब इन माउंटेन से जो अंदर से मॉइस्चर निकलता है और जी। जब वो ये 25,000 टन का झटका उसको पड़ता है, तो उसके साथ जितना ऊपर का सतह पे मलबा है, जी। मिट्टी है, छोटे पत्थर हैं, बड़े पत्थर हैं, किसी अब भी इसकी तरह के, ताकत का अंदाजा वो लगाना मुश्किल हो जाता है आनंद जी, क्योंकि इतनी उसको तेजी से रोकना नीचे मुश्किल आता है। है कि बचना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं आपके पास अब आऊंगा आनंद तीसरा जी। काम जो हमारी जी। सरकार कर सकती है, और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था जब चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि पहले हम ये सब रिलीफ वगैरह का काम करेंगे, उसके बाद इसके कारण सोचेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो पहले भी रह चुके हैं, उनको यह नहीं मालूम कि टाउन प्लानिंग नाम की क्या चीज़ होती है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अगर वो ये समझ जाते तो शायद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, जो उनकी डायरेक्शंस हैं, उनकी भी शायद थोड़ी रिस्पेक्ट करते। लेकिन आनंद जी, अब आज समझना नहीं, पड़ेगा 2001 के क्योंकि अंदर जिस तरीके से अब हादसे हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए अब इंसान को भी समझना होगा। मैं वापस आपके पास आऊंगा, मैं डॉक्टर ए के बियानी आपके पास आऊंगा, आप जियोलॉजिस्ट हैं। आपसे मेरा सवाल यह कि क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है पहाड़ों में, जिस तरह से बादल फट रहे हैं, जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, आपदा आ रही है, कोई बड़ा संकेत है कि बड़ी त्रासदी आने वाली है? देखिए, जहाँ तक क्लाउड बर्स्ट की बात है, ये सिर्फ पहाड़ तक ही सीमित नहीं है, ये मैदानों में भी होता है जी। आपको याद दिला दे कि चेन्नई में भी 10-11 साल पहले काफी बारिश हुई थी और उसमें 500 लोग मरे थे और एक ही दिन में करीब 40-45 इंच बारिश हो गई थी। इसी तरह से मुंबई में भी हुई है, इसी तरह से जोधपुर जैसलमेर वाले एरिया में भी हुई है। तो सिर्फ ये कहना कि ये सिर्फ पहाड़ों तक है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी। और इससे क्या होता है कि हमारा सिर्फ ध्यान पहाड़ों की तरफ ले जाता है, दूसरी तरफ से हट जाता है। पूना में भी हुई थी और हैदराबाद का 1908 का इंसिडेंस है जिसमें एक ही दिन में काफी बारिश हुई और करीब 15,000 लोग उसमें मारे गए थे। तो ये सारी जगह पे कोई ऐसा बड़े पहाड़ नहीं है जिसके कारण हम ये कहते हैं कि वो सिर्फ पहाड़ तक का है। ये तो कुछ एरिया तो प्लेन ही है और कुछ एरिया मॉडरेटली अंडुलेटिंग है।
अब जहां तक पहाड़ की बात करते हैं, तो पहाड़ में होता क्या है कि जब एयर ऊपर उठती है तो उसमें और उसके ऊपर की एयर में, दोनों में प्रेशर डिफरेंस काफी रहता है। एक उत्तराखंड में स्टडी हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि जो अपर एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे कोल्ड एयर रहती है, उस पे उसका जो प्रेशर है करीब 700 मिलीबार का है, और जो नीचे से एयर आ रही थी वो 850 मिलीबार की थी। तो अब दो लेयर, एक हाई प्रेशर की और एक लो प्रेशर की, ये दोनों मिलकर डिस्टरबेंस करती है। तो इससे हमको एक क्लू ये मिलता है कि अगर हम क्लाउड बर्स्ट की सक्सेसफुल स्टडी करना चाहते हैं या प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो हमको जगह जगह जहाँ पे संभावित जगह है, नेचुरली वो 1000 से 2500 मीटर के बीच का एरिया है जिसमें जनरली ये होते हैं, वहां पे हमें प्रेशर बराबर मेजर करेंगे तो हम काफी कुछ हद तक इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। और दूसरी चीज जियोलॉजिकल है, तो जियोलॉजी में तो अगर आपको इंसिडेंट्स की बात करें तो पुराने जमाने में हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड है जहाँ हजारों की तादाद में क्लाउड बर्स्ट हुए, बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड हुई, और उसके मुकाबले आज की तो कुछ भी नहीं है, ये कहूंगा मैं। तो ये संकेत हम नहीं माने कि मतलब आने वाले वक्त में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये माना जा रहा है कि एक तय ऊंचाई होती है जहां पहले क्लाउड बर्स्ट होते थे, लेकिन अब ये ऊंचाई नहीं घट के नीचे आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, देखिए, ऊंचाई नीचे घट के नहीं आ रही है, अब आबादी बढ़ गई है, हर जगह आबादी बढ़ गई है, और आबादी बढ़ने का जो भी उसकी चपेट में आएगा वो आएगा। अब जैसा तो इसके पहले भी बोला आर्या जी ने कि नदी में अगर मकान बनेंगे तो मकान तो जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो उसमें करीब ऐसा देखा गया कि 6 मिलीमीटर तक की रेन ड्रॉप्स बनती है, और जब रेन ड्रॉप जमीन पे गिरती है तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आसमान से नीचे आती है। और अगर उसको स्टीप ग्रेडियंट मिलता है, जैसे धराली में मिला था करीब 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का, तो आप उसमें लगा लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वही नुकसान करती है, उसके आगे फिर किसी का बस नहीं चल सकता। और इन दिनों कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो उसके लिए ये भी कहूंगा कि मीडिया की रिपोर्टिंग भी काफी अच्छी होने लग गई है, तो छोटे छोटे इवेंट भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। और दूसरा कि आबादी बढ़ने से भी नुकसान कम से कम मकानों का और आदमियों का ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए पहले भी होते थे और अभी भी हो रहे हैं। और एक गोहना लेक का एग्जांपल दूंगा, 1893 में चमोली में एक गोहना लेक बनी थी, और उसमें जो मलबा गिरा था पहाड़ का, वो कहीं आज का जो टेहरी बांध है उससे भी ऊंचा था, और वो लेक 1 साल बाद टूटी थी। तो उस वक्त हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि उसमें जब लेक टूटी तो सिर्फ एक आदमी की डेथ हुई है, और कहीं कोई नुकसान नहीं, जान का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अंदाज लगाइए कि टेहरी डैम में कितना पानी हो, और उससे बड़ी लेक बनती है, तो और वो लेक टूटेगी तो कितना विनाश कर सकती थी। पर ये मैनेजमेंट का सवाल आ जाता है, मैनेजमेंट पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, मैं आपके पास भी वापस आऊंगा। प्रोफेसर अनिल गुप्ता भी हमारे साथ हैं, प्रमुख है ICRS के। आप क्या मानते हैं प्रोफेसर गुप्ता, क्यों ऐसे बादल फट रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं और इतनी तेजी से कि संभलने का मौका नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं पूर्व 2 वक्ताओं को सुन रहा था और उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को बताया है, आर्या साहब और बियानी साहब ने। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इन घटनाओं की जो फ्रिक्वेंसी है, इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन आते रहते हैं, और परिवर्तन चूंकि अभी जलवायु परिवर्तन का समय है, इसको हम मानते हैं, और इसमें एक्सट्रीम इवेंट्स इन जनरल भी उनकी घटनाएं बढ़ रही हैं। थोड़े समय में बहुत अधिक बरसात होना, इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, और उन्हीं के बीच में बादल फटने की घटनाएं होती हैं। तो कई बार ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो भी होता है कि जहां हैवी रेनफॉल, तो इस बार आप देखेंगे कि पिछले काफी हफ्तों से हैवी रेनफॉल चल रही है, तो उसकी वजह से एक जो पहले भी चीजें सेट हो जाती हैं, पहले भी ओवर सेचुरेट हो जाती है, जो हमारी सॉइल है, जो स्लोप्स के ऊपर भी जो टॉप की लेयर है उसके अंदर भी काफी हद तक ऑलरेडी सेचुरेशन होता है। और जैसे पहले की वक्ता भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि जो यंग पहाड़ होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर अलग पहले से होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होती हैं तो वो उनका इफेक्ट काफी मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इस बात को जानना ये जरूरी है कि क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में इनकी तादाद बढ़ भी रही है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है, असली बात यह है कि जिसको हम आपदा कहते हैं, आपदा क्या प्राकृतिक वजहों से हो रही है या आपदा मानव जनित वजहों से हो रही है? तो आपदा का जो स्वरूप आ रहा है वो पूर्णतः मानव जनित वजहों से आ रहा है, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं हमें मालूम है कि हो सकती हैं। उसके पूर्वानुमान का हमें जो तरीका है उसमें सुधार लाना होगा। अभी हम पूर्वानुमान का तरीका हमारा बहुत अच्छा नहीं है, और इस तरह की घटनाएं ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में हो रही हैं, पूरे विश्व में अनेक आप देशों में देखेंगे किस तरह की घटनाओं की खबर आती रहती है।
लेकिन हम उससे सीख लेकर के कैसे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव करते हैं क्लाउड बस के बारे में। इसके बाद एक और बात आती है, अर्ली वार्निंग के साथ लीड टाइम क्या है। अगर अर्ली वार्निंग आपको 15-20 मिनट 25 मिनट की मिलती है तब भी शायद बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं पहाड़ों जैसी टेरेन में। बिल्कुल। तो इसके साथ आपको क्या करना होगा, इससे और पहले से हमको काम करना पड़ेगा कि विकास का क्या मॉडल हो ऐसी जगह। क्या जो विकास का मॉडल जो कन्वेंशनल तरीके से हम 7-8 दशकों से या 5 दशकों से जो बिल्कुल बहुत तेजी से विकास बढ़ा है और हम जिस तरीके से चले हैं उससे ये चल पाएगा, या हमको नए मॉडल लेने होंगे। वो नए मॉडल में हमें जो पुराना ट्रेडिशनल विजडम हमारा, जो पुराने लोग हैं उनकी जानकारी और मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज, दोनों को लेकर के हमको इसको देखना पड़ेगा। और अच्छे मॉडल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, उसको लेकर के हमें जहां पर भी गड़बड़ी इस तरह की चीज हो रही है उसको चिन्हित करके वहां पे जितना जल्दी से जल्दी हो इसकी सुधार करने की आवश्यकता है। नवीन जी, मैं आपके पास आता हूं। नवीन जी, आप एनडीआरएफ में भी रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि हम इतने एक्टिव हैं या फिर इतने मजबूत हैं कि एनडीआरएफ जब पहुंचती है तभी बचाव कार्य शुरू होता है? हम पहले से तैयारी कर सकते हैं इन चीजों के लिए? एनडीआरएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है ऐसे समय में, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर कहीं बादल फटता है तो आपके ऊपर होती है, एसडीआरएफ के ऊपर होती है कि लोगों को बचाना है और वहां से सुरक्षित निकालना भी है। जो आपने सवाल उठाया एनडीआरएफ, तो अभी हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं एनडीआरएफ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों नहीं हम, जब गवर्नमेंट के इतने रूल है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, राज्य सरकारों के भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है, एनडीए में एक्ट 2005, पॉलिसी 2009 उस पे दिया हुआ है सब। इतना सब कुछ होने के बाद राज्य सरकारें क्यों नहीं उसके ऊपर अमल कर रही हैं? ये बाद में मतलब कुछ हादसा हो जाए तो उसके बाद उसकी जो खुदाई होती है, जो उसके लिए पूरा कंपनसेशन दिया जाता है और इतनी बहसबाजी होती है, क्यों? इतने लोगों की जान चली जाती है, इतने लोगों का अंग भंग हो जाता है, क्यों? इस सवाल के ऊपर हमें एक्चुअली जोर देना चाहिए, बजाय इसके कि है ना ये हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी जब आपको पता है ये कोई नया हादसा तो हुआ नहीं है, हर साल होता है बरसातों में, हर साल इसका विश्लेषण होता है। तो मैं कहता हूं क्यों नहीं इसके ऊपर राज्य सरकार काम करती है? सब कुछ आपके पास है, फंड आपके पास है, और चाहिए तो और फंड ले लीजिए आप, लेकिन वो इस तरीके से आप जान माल का नुकसान करवा रहे हैं। जी, कौन जिम्मेदार है? आप खुलकर बात कर रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं, आपने देखा है आपदा से कैसे निपटना होता है, उसके बाद क्या त्रासदी होती है। आप खुलकर बताइए, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? देखिए, क्लियर है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पढ़ लीजिए, राज्य सरकारें क्लियर इसके लिए जिम्मेदार है। एनडीए में एक्ट, राज्य सरकारें क्लियर, इसीलिए हम लोगों ने एसडीआरएफ बनवाई थी, इसीलिए हम लोगों ने जोर दिया था कि है ना जो इसका जो एसडीएम है, यानी कि राज्य सरकार का जो चीफ मिनिस्टर है वो इसके लिए जवाबदार है, वो उसको सारा काम करना चाहिए, और उसी के आदेश के तहत एसडीएम बनी है। सारे इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, नहीं चाहिए तो और ले लीजिए हमसे, हम लोग आपको गाइड कर देंगे और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए। पहाड़ों की मिट्टी कच्ची होती है, जब ढलान से तेजी से पानी आ रहा है बोल्डर्स के साथ, वहां कोई भी रेस्क्यू नहीं कर सकता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। चिकनी मिट्टी होती है, प्रेशर होता है, और इसके अलावा इतने ज्यादा बोल्डर्स आते हैं कि आप वहां टिक नहीं सकते। तो उसके अंदर आप बजाय इसके कि आप एल मुझे मार, क्यों नहीं पहले से तैयारी करते हैं? क्यों नहीं? मतलब अब तो काफी टाइम हो गया है आपको इतनी आपदाएं झेलते हुए, ये राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? और इसके अलावा जो आपका आईएमडी है, ये भी आजकल इनके पास ऐसे सिस्टम्स हैं, ये 1 घंटे पहले आपको इंटीमेट कर देते हैं, और जब ये करते हैं तो अब मुझे याद है 2 साल पहले हम लोगों ने एनडीएमए की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया था, उसके अंदर जैसे ही कोई ऐसी सूचना मिलती है, ऑल इंडिया बेसिस पे हम लोग खतरा 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 करके आपको अनाउंस कर देते हैं, और क्या खतरा है वो भी हम बताते हैं। नवीन जी, बहुत अच्छी बात है, आप खुल के बोल रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, सरकार कहां पे है, कहां होना चाहिए। मैं वापस आऊंगा आपके पास, नवीन जी वापस आऊंगा। अपडेट ले लेते हैं क्योंकि किश्तवाड़ की बात हो रही है, वहीं उत्तराखंड की भी बात हो रही है, तो हम विकास के पास चलते हैं। विकास, क्या अपडेट है किश्तवाड़ को लेकर? 65 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, क्या आंकड़ा है, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर?
देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं वो 65-70 बता रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल खबर आई है, उमर अब्दुल्ला ने भी खुद अपने ट्वीट किया, उसमें उनके जो पार्टी है उन्होंने ट्वीट किया कि 60 लोगों के मारे जाने का पता चला है। आधिकारिक जो खबर वही आई है। 100 से ज़्यादा घायल हैं, तकरीबन 150 के आसपास, 120 से 130 लोग घायल हैं। 100 से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो लोग हैं अभी भी लापता हैं। फिलहाल अभी भी वहाँ पर जो है SDRF NDRF की टीम्स लगी हैं, आर्मी के जवान लगे हैं, व्हाइट नाइट कॉप्स के जो सैनिक हैं वो वहाँ लगे हैं। लोकल लोग वहाँ पे लगातार जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी जिस तरह से समय निकलता जा रहा है, लोगों के मरने की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। विकास, मलबे को हटाने में कितना टाइम लग जाएगा, कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि सही आंकड़ा तभी पता चलेगा जब मलबा वहां से पूरी तरह से हटाया जा सके। देखिए, जिस तरह से ये बादल फटा है और जिस तरह से पूरे पहाड़, जैसे भी नवीन जी बता रहे थे कि वो एक कच्ची मिट्टी होती है, वो सारी नीचे बह के आती है, उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, उसके साथ पेड़ कट के नीचे आते हैं, तो जो मिट्टी है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि वो 10-12 फुट तक जम चुकी है। वो पूरी के पूरी चिशोटी इलाके में 10-12 फुट तक है। ऊपर की जो मिट्टी थी, वहाँ से जो बॉडीज निकाली गई हैं, उनकी ये गिनती है। जब अब वहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, क्रेन्स लगी हुई हैं, लगातार वहाँ पर खुदाई का काम जारी है, बॉडीज आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं, लेकिन इसमें भी समय लग सकता है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि देखिए 12 फुट 10 फुट मिट्टी को खोदना, और वो भी इतने बड़े इलाके में, खासकर पहाड़ी इलाके में, बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि भूमि समतल नहीं होती, अलग अलग तरह की परेशानी होती, मौसम साफ नहीं होते। ऐसे में उसको पूरा खोदने में समय लगेगा, इसीलिए भी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल विकास, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अभिषेक भी जुड़े हमारे साथ उत्तराखंड के देहरादून से। अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि धराली पार्ट 2 किश्तवाड़ को कहा जाता है और धराली उत्तराखंड में था जहां पहले आपदा आई थी। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है वहां? मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्या राहत मिलेगी या फिर ऐसी घटनाओं की उम्मीद और ज्यादा हो रही है? बिल्कुल अनूप, देखिए अगले 24 घंटे तो राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यही मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा और पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। जहां तक धराली के रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, तो देखिए जिस दिन ये आपदा आई, यानी 5 अगस्त को, उसके आज 16 अगस्त हो गई है, 11 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मलबे से केवल एक ही शव बरामद किया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर काम हो रहा है। धीमी रफ्तार रेस्क्यू ऑपरेशन की इसलिए भी है क्योंकि जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, और जो बारिश लगातार हो रही है, मौसम बदल रहा है, उसके कारण दिक्कतें जरूर हैं। जैसे जैसे मौसम बिगड़ता है, रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा होता है, और जाहिर है कि उसमें दिक्कतें भी आना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल वहाँ जो क्षेत्र पूरा है हर्षिल का और धराली का, जो गंगोत्री धाम लोग जाने वाले हैं, पर्यटक जो वहाँ पे पहुंचे थे, उनको तो वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन जो मलबे में दबे लोग थे उनको अभी तक नहीं ढूंढा गया है। केवल एक ही शव वहां से बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अभी कोई स्पेसिफिक कोई आंकड़ा भी नहीं बता पा रही है कि कितने लोग आखिर लापता हैं। हालांकि सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, जिसमें जिनके लोग लापता हैं वो इंक्वायरी वहां पे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इंक्वायरी भी आई होंगी तो सरकार आखिर आंकड़ा वो क्यों नहीं बता पा रही है? माकूल जवाब नहीं होगा सरकार के पास। दूसरी बात यह है कि जब कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन अभिषेक आपको क्या अनुमान है, कितने लोग लापता हो सकते हैं फिलहाल वहां भी? देखिए, शुरुआती दौर में जो 50 से ज्यादा लापता होने की जो बात सामने आई थी, फिलहाल एक बयान जो सामने आया था जो सरकार की तरफ से, उसमें ये बताया गया था कि 60 लोग लगभग लापता हैं। लेकिन उसके बाद से इस बयान को भी गोल मोल घुमाया जा रहा है, तो यही नहीं पता लग पा रहा है। लेकिन फिलहाल ऑफिशियल ये कह सकते हैं कि 60 से ज्यादा लोग तो हैं जो लापता है, जिनकी तलाश जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आपदा है उसमें जो मलबा आया था, एक के बाद एक 1:30 बजे से ये घटना शुरू हुई और शाम 6 बजे तक करीब 4 से 5 बार वहां पर जो है क्लाउड बस्ट हुआ और ऊपर से मलबा आया। करीब 50 फीट मलबा है, हजारों टन वहां पर मलबा है। वो कैसे हटेगा, कैसे वहां से निकलेगा, कैसे जो लापता है या मलबे के नीचे दबे हुए जो लोग हैं उनको कैसे निकाला जाएगा, ये बड़ी बात है। और जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक ये भी उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि वहां पर कोई मशीनरी पहुंचाई जा सके। जैसे ही मशीनरी पहुंचेगी तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी जरूर आएगी। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि जो लगातार अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो हालात अभी 24 घंटे तक यही रहेंगे और जो मौसम है उससे फिलहाल निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं नजर नहीं आ रही है। बनाए रखे, हम आपसे भी अपडेट लेंगे। मैं आनंद जी आपके पास आऊंगा। आनंद आर्या जी, नवीन जी
पूर्व डीआईजी जो एनडीआरएफ के थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को पता है कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं तो हमें तैयार रहना होगा। बार बार क्यों होता है जो आप कह रहे थे कि आपने कहा कि जो सीएम साहब का बयान आया वो चौंकाने वाला था, बिल्कुल वही बात नवीन जी कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं। देखिए, मैं भी बड़े खुल के कह रहा हूं आपसे कि जहां पॉपुलेशन की जहां रिहायशी एरिया नहीं होने चाहिए वहां है। और अभी जो मैं कहने आ रहा हूं वो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। देखिए, धर्म स्थल जितने भी हैं उससे लोगों की आस्था पे मुझे कोई किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। लोगों की आस्था है, मेरी भी आस्था है कुछ चीज़ों, पर सवाल ये है कि जब हम धर्म ये तीर्थ यात्रा को हमने उसको तीर्थ का पर्यटन बना दिया है, ये सबसे बड़ा गलत काम किया है। क्योंकि जो पहले हम तीर्थ यात्रा का जो मतलब है, जो पुराणों और वेदों से चला आ रहा है, वो क्या है? वो ये है कि आपको जाना है, एक तरह से आपको एक व्रत लेना है, एक प्रण लेना है कि हम ये करके आएंगे। और अब उसमें जो तकलीफें आएंगी वो आएंगी, वही सेना, वही तीर्थ यात्रा है, पर उसको तो हमने पर्यटन स्थल में बदल दिया है। रोड बना रहे हैं, लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं, और यही कारण है और इसी को हमें रोकना होगा। जैसे अब धराली में देखा, यहाँ देखा, दोनों जगह क्या था कि आप लोग वहां पे मंदिर जा रहे थे, धर्म स्थल पे जा रहे थे, यही तो हुआ ना। और अगर इस तरह की आपदाएं आनी हैं और जब दिख रहा है कि आएंगी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसी समय क्यों जाना है वहां। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, चीफ मिनिस्टर साहब को तो ये पता होना चाहिए कि टाउन प्लानिंग क्या चीज होती है, बिल्कुल, और उन्हें समझना चाहिए। और जहां आप किस बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों को ठहरा रहे हैं, क्या आपने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया कि हम यहाँ पे अगर 1000 घर बना देंगे और वहां पे 5000 आदमी रहने लगेंगे और साल के अंदर अगस्त के महीने में वहां पे 25-30 हजार आदमी या लाखों में लोग वहां से आएंगे उनके रहने के लिए। आपने होम स्टे बना दिए हैं, आपने वहां होटल बना दिए हैं, जैसा और मैं देख रहा हूं। तो ये इस सब का इम्पैक्ट चीफ मिनिस्टर साहब को टाउन प्लानिंग के थ्रू लेना चाहिए। आनंद जी, अगर मैं कहूं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर आप तो टूरिज्म के नाम पर आप आपदाओं को न्योता दे रहे तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आज मेरे को बोलते हुए कम से कम सरकारों को कि 25 साल के करीब होने को आया अब जी, जब से हम ये कह रहे हैं कि रिवर जोन रेगुलेशंस होनी चाहिए आपकी। और जो कि ये हम देख रहे हैं कि जहाँ और रिवर से मेरा मतलब सिर्फ बड़ी नदियां नहीं हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके नाले हैं, उन सब का एक सैटेलाइट मैपिंग होना चाहिए, जैसा कि हमने फॉरेस्ट का किया है, वेटलैंड्स का किया है। और वो होने के बाद वहां पे लिखा होना चाहिए कि इस एरिया के अंदर ना तो पेड़ कटेगा, ना कोई मकान बनेगा, ना किसी तरह की वहां पे रिहाइश होगी। बिल्कुल, यह तो हमारी किस्मत अच्छी है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बन गई, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बन गई कि वो कम से कम पहुंच के कुछ रिलीफ तो मिल जाता है। बिल्कुल, अगर ये नहीं होती तो सोचिए क्या हाल होता। बिल्कुल। मैं आनंद जी आऊंगा आपके पास, मैं ए.के. बियानी जी के पास आता हूं। डॉक्टर ए.के. बियानी साहब, आपको क्या लगता है कि जो बात आनंद जी कह रहे हैं इसमें सच्चाई है? और आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या जो क्लाउड बस्ट होते हैं सर्टेन प्लेस में फिक्स होते हैं या फिर अलग अलग जगह कहीं पे हैं ऐसी जगह जहां पे वो नहीं होते हैं? देखिए, जहाँ तक आनंद जी ने बोला वो बात बिल्कुल हद तक सही है कि एक तो टूरिज्म जो है वो रिलीजियस टूरिज्म जो है एक्चुअल प्लेजर टूरिज्म में कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल। अब सवाल ये कि टूरिज्म इसलिए हो रहा है कि आजकल लोगों के पास सुविधाएं बढ़ गई और पैसा भी बढ़ गया। आप ये लोगों को मना नहीं कर सकते कि तुम पहाड़ पे आओगे, तुम नहीं आओगे, या इसी पर्पज के लिए आओगे, इस पर्पज के लिए नहीं आओगे। जब ये स्थिति है, और दूसरा ये कि टूरिज्म में हमारी एक आवश्यकता भी है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो अक्सर देखा गया कि जरा सा भी सरकार कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती तो जो लोग जिनके होटल चल रहे हैं, ढाबे चल रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं रास्ते में, वो तुरंत खड़ा हो जाता है कि भाई आप इस पर रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ, क्योंकि उनकी साल भर की जीविका उन 4 महीने की आमदनी पर डिपेंड करती है। तो इसके बीच में हमें कहीं न कहीं बैलेंस लाने की जरूरत है कि उनकी आजीविका भी रहे और हमारा टूरिज्म भी रेगुलेटेड रहे। तो एक सजेशन मैंने कई बार दिया है कि हमारा टूरिज्म अगर हम फास्ट कर दें,
जैसे अभी उत्तराखंड में अगर आपको चारों धाम करना तो 7 दिन 8 दिन मिनिमम चाहिए। बिल्कुल। पर यह यात्रा एक दिन में भी हो सकती है, चारों धाम की। बद्रीनाथ से शुरू करे आदमी, यमुनोत्री तक पहुंच जाए और यमुनोत्री से नीचे उतर के वापस आ जाए। तो वो ऐसे होगा कि जैसे बद्रीनाथ से केदारनाथ करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक टनल बनाई है, आप तुरंत वहां पहुंच सकते हैं आधी घंटे के अंदर। केदारनाथ से गंगोत्री फिर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो 20 मिनट में आपकी टनल पहुंचा देगी रेलवे से। और गंगोत्री से यमुनोत्री फिर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो आपको फिर एक आधी पौन घंटे में सारे पहुंचा प्लान देगी। तो हैं, तो इस बहाने आपका टूरिज्म बड़ा फास्ट हो जाएगा। बयानी जी, सारे प्लान तो है, लेकिन प्लान पर काम क्यों नहीं होता है? इच्छा शक्ति की सर, कमी। ये मैंने कई बार ये प्लान रखा है कई लोगों के सामने, तो मैं तो कहता हूँ कि ये इतना सिंपल प्लान है जो मैं बता रहा हूँ आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने का, कि इसमें जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन है, जिसमें काफी हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 20,000 करोड़ से ऊपर खर्च होना है, उससे कम में ये आपका हो जाएगा और आपका टूरिज्म बड़ा फास्ट हो जाएगा। तो फास्ट टूरिज्म होने से क्या होगा कि बहुत सारे हमको फायदे मिलेंगे। जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है बसों का और इनका सब चीजों का, वो बसों कारें जितने भी व्हीकल चलते हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा ये कि आपके लिए एक सेफ शेल्टर खड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास 50 किलोमीटर लंबी एक टनल है, तो जैसे 2013 में उत्तराखंड में हुआ था, तो वो टनल में आप रेस्क्यू कर सकते हैं, बचा सकते हैं लोगों को, आराम से कंफर्टेबल रह सकते हैं। दूसरा फिर राउंड द ईयर का मामला हो जाएगा, जो अभी जाड़े के दिनों में नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये इस पे अगर आप मतलब इसको उठाएं तो काफी अच्छा रहेगा, ये बड़ा सुविधाजनक भी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बेहतर सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं आप। बयानी साहब, आपके पास आऊंगा मैं। प्रोफेसर अनिल गुप्ता, आपके पास आता हूं मैं। बहुत सारी बातें आपने आनंद आर्या साहब की भी सुनी, अनिल बयानी साहब की भी सुनी आपने, AK बयानी साहब की सुनी। अनिल जी, आप बताइए हमें कि ये तमाम चीजें सबको पता है, सब लोग जान रहे हैं कि हाँ ऐसी व्यवस्था करें तो शायद इसमें कमी आएगी, लेकिन जमीन पर लागू नहीं होती है। आप भी समय समय पर कहीं ना कहीं सजेशन देते ही होंगे, बताते होंगे कि ये चीजें हैं, इनको दुरुस्त करें तो शायद ऐसा होगा। क्यों नहीं हो पा रही ये चीजें? देखिए, काफी अच्छी बातें हुई और जरूरी बातें यहाँ पे लाई गई और विशेषज्ञों द्वारा। लेकिन एक बात सब लोग मुझे लगता है कि मेरे से ताल्लुक रखेंगे कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस भी होते हैं जी, बहुत ज्यादा उनपे जो असर है वो सोशल एस्पिरेशन का होता है। और थोड़ा सा बयानी जी ने टच भी किया। अब सोशल एस्पिरेशन दोनों तरीके का है। उत्तराखंड के लोगों का, जिनको जो चाहते हैं कि पर्यटन बढ़े, और पर्यटन जब बयानी जी एक तरीका बता रहे थे जिसमें शॉर्टकट में आप 4 जगह 5 जगह एक दिन के अंदर 2 दिन के आ जाएं। बयानी जी का मॉडल अच्छा है, लेकिन आप लोगों से पूछ के देखें कि क्या लोग उसको पसंद करेंगे, क्या लोगों की आजीविका उसमें ज्यादा सुरक्षित रहेगी, या लोगों को लगता है कि मैं तो मेरी तो दुकान बीच में है, मैं तो बस चलाता हूं, मेरे तो ये होटल बीच में है, वहां तो कोई आएगा नहीं। तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो पॉलिटिकल डिसीजंस को प्रेशर करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है वो सोशल एस्पिरेशन पे काम करने की जरूरत है। जी। हमारे साथ क्या है, जो कहते हैं पब्लिक हैज वेरी शॉर्ट मेमोरी। ये घटनाएं होती हैं, 2013 की घटना हुई, 2021 की घटना हुई, थोड़े दिन मीडिया में बहुत सारी बातें आती हैं, हम चर्चा करते हैं और इसके बाद फिर हम सब भूल जाते हैं। इनके लेसन्स भी लर्न होते हैं, इन पे डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, उन पे काम करने के लिए सीरियस थोड़ा प्रयास भी होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल प्रयास नहीं होता, लेकिन अक्सर जो इकोलॉजिकल बातें हैं और जो इस तरह की चीजें हैं, जो सोशल प्रेशर है, वो इनको आउटवे कर देता है। जो इकोनॉमिक जो नीड्स है लोगों की, जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम वाली, मुझे अभी गेन हो जाए, मेरी आजीविका अभी सुरक्षित रहे और मुझे अभी घूमने को मिल जाए, ये आपका प्लान भाई 10 साल बाद करिएगा। मैं तो ये एक दिन के अंदर मैं क्यों चारों जगह घूमूं, मैं पूरा लग्जरी के साथ घूमना चाहूंगा, मैं पूरे 15 दिन का टूर बनाऊंगा। तो इनके अंदर एक परिवर्तन, सोशल परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं बिहेवियरल डायमेंशंस पे काम करना पड़ेगा, लोकल लेवल पे, और देश के अंदर एक माहौल बनाना पड़ेगा कि आपदाओं को अगर हमें कम करना है तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक पब्लिक की सोच बदलनी होगी। और अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो डिसीजंस की बात कर रहे हैं, दुकानें कहां बनानी है, नदी के किनारे बनानी है, घूमने कहां जा रहे हैं लोग, कहां रहना चाहते हैं, नदी के किनारे होटल बनाना चाहते हैं। ये बहुत सारी वजह है, क्योंकि पहाड़ पर गांव वाले लोग नदी किनारे नहीं, किनारे रहते हैं। लेकिन दिल्ली या आसपास के जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं, उनको नदी का किनारा चाहिए होता है। सबसे बड़ा रीजन ये भी है। तो आज सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बादल फटने की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही, क्यों फटते हैं बादल, ये मैं आपको बता रहे हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी लेकर आती हैं। ओरोग्राफिक लिफ्ट क्या है, इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये बादल फटते हैं। नमी वाली मानसूनी हवाएं जो हिमालय की पहाड़ी से टकराती हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई तक ये पहाड़ी है, उनसे अक्सर ये टकराती है, जो नमी वाली बादल है वो।
पहाड़ों से टकराकर हवाएं ऊपर उठती हैं और ये बादल के रूप में बन जाती है, बादल बन जाता है इनसे। और यही हम आपको बता रहे हैं, पहाड़ों की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको जगह नहीं मिलता, आगे बढ़ने के लिए रास्ते नहीं मिलते, इसलिए ये पहाड़ों पर ही टिके रह जाते हैं। और इसके बाद बादल फटने की कहानी ये है कि नमी की वजह से बादलों में पानी की मात्रा जो है जरूरत से ज्यादा होने से बादल फट जाते हैं। जो नमी है वो सोखती है बादल, कहा जाता है ज्यादा तापमान की वजह से नमी जो है सोखती है बादल, और पानी बहुत ज्यादा बादल में इकट्ठा हो जाता है। अपने आप में बादल इकट्ठा कर ले, हवा ज्यादा नमी लेकर चलती है जिससे बादल ज्यादा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और ज्यादा पानी जब वजन ज्यादा होता है, गर्म हवा और ठंडी हवा के बीच बढ़ते अंतर से तेज बारिश और बादल फटने की घटनाएं होती है। और हाल ही में आपने देखा किस तरह से किश्तवाड़ में, धराली में जो बादल फटने की घटना है, यही वो वजह है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर बादल क्यों फटते हैं और इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या है। ये तमाम तरह के कारण हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भी समझ पाएं कि बादल फटने के पीछे का जो मुख्य कारण होता है क्या होता है। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, जो वातावरण हमारा वायुमंडल जो है वो ज्यादा गर्म भी हो रहा है, इस वजह से ज्यादातर जगहों पे क्लाउड बस्ट भी हो रहे हैं, और हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं और हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये बादल फटते हैं। चलिए हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख करते हैं, एक बार फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बादल क्यों फटते हैं, क्या वजह है। तो आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आनंद जी, आप जो बातें कह रहे थे बहुत तर्क के साथ और तथ्यों के साथ कह रहे थे, क्या अगर हम अब भी नहीं सुधरते या फिर इन चीजों पर कंट्रोल नहीं करते तो आने वाले दिनों में ये जो क्लाउड बस्ट की घटना है ये और ज्यादा बढ़ेंगी? देखिए, एक ये तो बढ़ेंगी, पर उसके साथ जिस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ावा देते जा रहे हैं बिना किसी तरह की असेसमेंट किए, तो उस समय ये जो आप त्रासदी देख रहे हैं इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ा लीजिए, 10 गुना कर लीजिए, 5 गुना कर लीजिए, 20 गुना कर लीजिए, मैं कह नहीं सकता। देखिए, हर पहाड़ की, हर जगह की एक कैपेसिटी होती है। अगर हम, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हमने किया, प्रमोट किया उसको, पर आज आप जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है या काजीरंगा नेशनल पार्क है या कोई सा भी आप नेशनल पार्क ले लीजिए, वहां पे आप एक दिन के अंदर सिर्फ इतने ही लोग जा सकते हैं और इतनी जीप जा सकती है। एक लिमिट है उसके ऊपर। बिल्कुल। उसके आगे जाने का मतलब है कि आप कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और एग्जैक्टली वही चीज मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन पहाड़ों की, इन तीर्थ यात्रा के लिए या यहाँ पे तीर्थों का पर्यटन के लिए हमें यहाँ पे कैपेसिटी क्या है। अभी जैसे 21-22 लाख लोग आपकी 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उत्तराखंड के अंदर जी। अब आप और ऐड कर लीजिए, मुझे मालूम नहीं कितने आज के नंबर, उससे ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा होंगे, तो चले जा रहा है। तो क्या इतने लोग अगर वहां जाएंगे तो इतनी कैपेसिटी है क्या इन पहाड़ों की, या इतनी कैपेसिटी हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे सब कुछ सेफ रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक इसकी सबसे बड़ी आपको असेसमेंट करनी पड़ेगी कि मैं इस रोड के ऊपर इतनी गाड़ियां एक हफ्ते में चल सकती हैं, एक दिन में चल सकती हैं, एक महीने में चल सकती हैं। तो उसी के हिसाब से आपको हिसाब लगाना है कि अगर 500 आदमी की कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वहां 5000 अगर आप आदमी ले जाएंगे और इस तरह की आफत आ गई, तो फिर जो मैं कह रहा था कि आपका जो लॉसेस हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो आपसे आज से 50 साल पहले हमने कहा ये सब चीजें सुनी कि इतने आदमी मारे गए, बिल्कुल इतना नहीं सुना आपने, क्योंकि वहां तीर्थ यात्रा थी, तीर्थ का पर्यटन नहीं था कि भाई इतना आसान कर दीजिए कि भाई हर आदमी गाड़ी उठाए और चल दिए, चलो मैं भी चलता हूँ। ये तीर्थ यात्रा मेरे हिसाब से, मेरे जहन के अंदर ये तीर्थ यात्रा नहीं है, तीर्थ पर्यटन है। और उसको अगर करना है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, हमारे पास एक प्राकृतिक संपत्ति है, तो उसका फायदा हर नागरिक के लिए। कोशिश भी यही होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि भाई सख्ती से पालन करें,
पहाड़ की भी कैपेसिटी होती है। मैं अनिल जी आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर अनिल गुप्ता, जो बात आनंद आर्या कह रहे हैं, आनंद आर्या सर कह रहे हैं कि पहाड़ों की भी कैपेसिटी है। हम कच्चे पहाड़ ज्यादातर भारत में हैं और पहले ऐसा नहीं होता था, बादल फटते थे, हम कहते थे कि बहुत ज्यादा पानी आ गया है, लेकिन अब पहाड़ के पहाड़ मलबे में तब्दील होकर जमीन पर आ जाते हैं। तो क्या अपनी अपनी कैपेसिटी है पहाड़ों की और इसे बिल्कुल अपने तरह से संतुलित रखना भी जरूरी है? प्रोफेसर अनिल गुप्ता। बिल्कुल सही आनंद आर्या जी ने जो बात कही, और मैं समझ सकता हूं, उनका लंबा अनुभव है और उसका जो वो भी देख रहे हैं कि उनको थोड़ा असंतोष भी है इस बात का, और ये असंतोष का विषय है भी। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहूंगा कि जो तरीके हैं इनके असेसमेंट करने के, वो हमारे पास मौजूद हैं। कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट मुझे याद है दून वैली रीजन का 1995 में किया गया था, और लेकिन ये भी बात है कि उस असेसमेंट के बाद उसके जो परिणाम आए उसको किस हद तक लागू किया गया, शायद काफी हद तक लागू नहीं किया गया। तो मैकेनिज्म है हमारे पास, मेथोडोलॉजी है, और कैरिंग कैपेसिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन उसको सिर्फ रिपोर्ट तक नहीं रहे, उस रिपोर्ट के बाद उसकी जो रिकमेंडेशन है वो लागू हो। तो ये बड़ी चीज है कि उस रिकमेंडेशन को लागू होने के लिए सबका साथ चाहिए होगा। बिल्कुल, उसमें जनमानस का भी साथ चाहिए होगा, प्रशासन का साथ चाहिए होगा, और जो हमारे कमर्शियल एंटिटीज हैं जाहिर उनका तौर भी पर साथ चाहिए आप होगा। तमाम जो लोग कह रहे हैं इन बातों पर अमल करना होगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा जान बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।